वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको चैप्टर 9 लेजर को एक्सप्लेन करने वाली हूं। ये आज हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा। इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे एक्सरसाइज के। अभी तक जो चैप्टर 8 तक के वीडियोज हैं वो मैं बना चुकी हूँ। सभी कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन 2024 की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी कराए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है नए सेशन की, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा भी मन होता है कि मैं और भी वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। साथ ही साथ यदि आप इनके नोट्स चाहते हो तो मेरे जो ऐप है स्टडीनेटिक का, वहां से इन नोट्स को ले सकते हो। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ? लेजर के इंट्रोडक्शन के साथ। सी स्टूडेंट्स, हमने लेजर से पहले जनरल एंट्रीज करना सीखा। ये क्या होती है जनरल एंट्री? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। मतलब क्या होता है इसका कि जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है हम फटाक से उसको ले जाकर जनरल में उसकी एंट्री कर देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि खरीदने की एंट्री है, बेचने की एंट्री है, रेंट पेड करने की एंट्री है या कमीशन रिसीव होने की एंट्री है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जो एंट्रीज होती जाती हैं हम उन्हें जनरल में नोट कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से। यहाँ तक के पूरे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब जो आज चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो जनरल के बाद की चीज़ है, मतलब लेजर में पोस्टिंग करना। अब लेजर क्या होता है? तो देखो, लेजर इज द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट अकाउंट ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये बोल रहे हैं कि लेजर में जितने भी चीज़ें हुई हैं जो हमने जनरल एंट्री में की हुई हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जो हमने जनरल एंट्री में किए हुए हैं उन्हें बिल्कुल प्रॉपर वे में लेजर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? व्हेन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जनरल दीज आर ट्रांसफर टू पोस्टिंग टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। मतलब क्या है कि जैसे ही कोई परचेज की एंट्री हुई हमने वो जनरल एंट्री में लिख दी, उसके बाद सेल्स की हुई उसे हमने लिख दी, उसके बाद रेंट पेड करने की हुई उसे जनरल में लिख दी। अब ऐसे जब हमने पूरे मंथ में एंट्रीज करी तो बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हो गई जो सिर्फ परचेज की थी, बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हो गई जो सेल्स की थी, बहुत सारी रेंट को पेड करने की हो गई या बहुत सारी कमीशन रिसीव करने की हो गई। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितनी बार मैंने सेल्स किया, कितनी बार मैंने सामान बेचा, कितनी बार मैंने परचेज किया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? एक लेज़र अकाउंट बनाऊँगी। इस लेज़र अकाउंट में जो परचेज की एंट्रीज़ हैं उन्हें लिखूँगी, जो सेल्स की एंट्रीज़ हैं उन्हें लिखूँगी। तो हर अकाउंट का यहाँ पर अलग से लेज़र बनाया जाता है और हमेशा लेज़र में जब एंट्रीज की जाती हैं तो उन्हें एंट्रीज करना नहीं कहते, उन्हें कहते हैं लेज़र में पोस्टिंग करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेज़र में कभी एंट्री नहीं होती है, लेज़र में हमेशा पोस्टिंग होती है। तो यही बता रहे हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ सेकेंडरी और फाइनल एंट्री। इन्हें सेकेंडरी या फाइनल एंट्री की बुक्स भी कहा जाता है। A ledger is a book which contains summarized and classified form of the permanent record of all transaction। वही बताया कि जो परचेज की है, जो सेल्स की है, जो रेंट की है, जो एक्सपेंसेस की है, उनको हम समराइज फॉर्म में इसमें लिख देते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? फीचर के ऑफ लेजर। लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इट इज प्रिपेयर फ्रॉम जनरल। हाँ, लेजर अकाउंट शो द करेंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर फ्रॉम द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये सभी फीचर हैं लेजर के। मतलब लेजर हमेशा जनरल एंट्री के बाद बनाया जाता है एंड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंट के पहले बनाया जाता है। तो अभी तो आपको ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में पता नहीं है क्योंकि लेजर के बाद के ये चैप्टर्स हैं, लेकिन जनरल के बारे में तो आपको पता ही है क्योंकि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यही इसके फीचर है। यूटिलिटीज ऑफ लेजर, मतलब लेजर बनाने के क्या फ़ायदे हैं? प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। अब मैंने पूरे मंथ में बहुत बार परचेजिंग करी, अब मैं जनरल एंट्री में सर्च करने जाऊंगी
कि कब मैंने परचेजिंग करी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, जितनी भी परचेजिंग वाली मेरी एंट्रीज़ हैं उनका एक लेज़र अकाउंट प्रिपेयर कर लूँगी डेट वाइज। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इतने अमाउंट की परचेजिंग की है। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम जनरेट हो रही है, तो इसको देखने के लिए भी लेज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखो ट्रायल बैलेंस लेज़र के बाद प्रिपेयर किया जाता है, जिसको किसकी हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है, लेज़र की हेल्प से। क्लियर। और उसके बाद लास्ट है हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट बनाना, किसकी हेल्प से बनाई जाती है, ये बनाई जाती है हमारी लेज़र की हेल्प से। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसलिए आई होप आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब मेन जो चीज़ आ रही है लेज़र की, वो है लेज़र के फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री का तो आपने देखा था कितने कॉलम बनते हैं, उसमें 5 कॉलम्स बनते हैं। पहला डेट का, पर्टिकुलर्स का, एलएफ का, एलएफ मतलब लेज़र फोलियो, उसके बाद अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर कैसे बनता है उसे देखो। सबसे पहले जिस भी अकाउंट का हमें लेज़र बनाना है, सपोज़ यहाँ पर मैंने वेजेस अकाउंट का, क्योंकि जितने भी जनरल में ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री हुई है सबका लेज़र प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने वेजेस अकाउंट ऐसे ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वेजेस अकाउंट। ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने, वेजेस अकाउंट। अब यहाँ पर जो लेज़र प्रिपेयर होता है ना बच्चों, हमेशा ध्यान रखो टी शेप का होता है। ठीक है, ये बन गया टी। ठीक है, अब इस टी का क्या मतलब होता है, टी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो, जैसे लेज़र फोलियो होता था जब हम जनरल में एंट्री करते थे, और यहाँ पर होगा क्या, जनरल फोलियो। तो ये सिर्फ पेज नंबर लिखने के लिए किया जाता है कि यहाँ पर क्या पेज नंबर आएगा जिसकी जनरल में एंट्री हुई है। ठीक है ना, जैसे मैंने परचेज़ किया, अब जनरल में एंट्री हुई है पेज नंबर 5 पर, तो मैं यहाँ पर 5 नंबर लिख दूँगी। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट पर ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी पर्टिकुलर्स में जैसे हम वहाँ पर लिखते थे कि हमने ये सामान खरीदा, ट्रांजेक्शन मुझे लिखना होगा, ये होगा डेबिट साइड। सेम ऐसा होगा क्रेडिट साइड। जनरल एंट्री में तो अमाउंट लिख के डेबिट और क्रेडिट करते थे, यहाँ पर पूरा डेबिट साइड अलग होता है और क्रेडिट साइड बच्चों अलग होता है। ठीक है, इसे ध्यान से देख लो। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या होता है, ये होता है लेज़र का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को देखने के बाद अब हम इसमें एंट्री कैसे करते हैं, देखो जनरल में एंट्री के बाद ही हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट लेज़र में पोस्टिंग नहीं होती। तो ये जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो देखो, जैसे सपोज एक क्वेश्चन आया क्या, सैलरी पेड। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक ट्रांजैक्शन था जिसे मैंने जनरल में एंट्री करनी थी, 6 मार्च उसकी डेट थी, 2024 का था। सैलरी पेड करी मैंने, तो क्या हुआ, बैंक से मेरे पास पैसा चला गया। ठीक है, टू कैश अकाउंट भी आ सकता है, हो सकता है सैलरी पेड बाय चेक लिखा हो। ठीक है, तो बैंक से मेरे पास पैसा चला गया और सैलरी मेरा क्या है, सैलरी मेरा एक खर्चा है, तो मैंने उसे डेबिट कर दिया। यहाँ पर एलएफ क्या लिखा है, ये पेज नंबर लिखा है, 30 पेज नंबर। ठीक है ना, सैलरी कहाँ पे है, 30 पेज नंबर पे, लेज़र फोलियो, और बैंक कहाँ है, 31 नंबर पे है। तो ये पेज नंबर है। वैसे जब हम करते हैं ना, अभी जब हम सीख रहे हैं तब इन्हें हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, इस पर कुछ भी नहीं लिखते, ना लेज़र फोलियो में ना जनरल फोलियो में। ये तो जब आप अकाउंटिंग करोगे, किसी बिजनेस में काम करोगे, वहाँ पर लिखने के लिए बताया जाता है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लिख दिया, ये तो क्या हो गई, हमारी जनरल एंट्री हो गई, ये तो आपको आती है। अब मेन आ रही है चीज़ क्या, कि आपको लेज़र में पोस्टिंग करनी है। ठीक है, इसको मैं रखती हूँ, लेज़र में पोस्टिंग करनी है। तो अब आप ध्यान रखो बच्चों, सैलरी अकाउंट का भी लेज़र प्रिपेयर किया जाएगा, साथ ही साथ बैंक अकाउंट का भी लेज़र प्रिपेयर किया जाएगा। जितने भी ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई है सबका लेज़र प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं सैलरी अकाउंट का लेज़र प्रिपेयर करूंगी। यहाँ पर ऐसे लिख दूंगी, पूरा अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, A/C भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दूंगी। अब आप ध्यान रखो, जब आप सैलरी अकाउंट बना रहे हो तो आपको सैलरी अकाउंट में कभी भी सैलरी को नहीं लिखना है, सैलरी के अपोजिट जो ट्रांजेक्शन है टू बैंक अकाउंट उसे लिखना है। और यदि वो टू में दिया है तो टू हमारे हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में आता है। तो जो यहाँ पे क्रेडिट में दिया है उसके अपोजिट वाला, उसे यहाँ पर सैलरी अकाउंट में डेबिट में लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। वैसे आपको यदि बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पर डेबिट साइड हमेशा टू आता है, यहाँ पर बाय आता है। ठीक है ना, हमेशा यहाँ पर टू आता है, यहाँ पर बाय आता है।
टू वाली एंट्री क्या है, टू बैंक अकाउंट है, तो हमेशा आपको डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट लिख देना है, ठीक है। और नहीं तो आपको दूसरी मेथड मैंने बता ही दी है कि जो नीचे होता है हमेशा उसे हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं। और अमाउंट लिख दिया, डेट लिख दी, अमाउंट लिख दिया। आपको यदि जनरल फोलियो का पेज पता है तो पेज नंबर 5 करके आप यहाँ लिख दो। और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं। लेकिन यदि इस बैलेंस को मुझे आगे ले जाना है तो मैं क्या करूँगी, 1,50,000, ठीक है, मेरा ये ख़त्म हो गया सपोज, यहाँ पर 1,50,000 एंड बाय बैलेंस BD लिख दूँगी। और यहाँ पर कितना ले जाऊँगी, 1,50,000। तो ये किसके लिए होता है बच्चों, जब हमें बैलेंस को आगे ट्रांसफ़र करना है। बस अब मेरा ख़त्म हो गया है, सैलरी अकाउंट में और कोई अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन यदि और अमाउंट आता है तो मुझे उसको भी लिखकर फिर बैलेंस BD करना होगा, ठीक है। जब हमने सैलरी अकाउंट बना लिया, अब इसी तरह से मुझे बैंक अकाउंट बनाना होगा। अब बैंक अकाउंट में बैंक का से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, जो बैंक के अपोजिट थी सैलरी, जो डेबिट थी, उसे मुझे यहाँ क्रेडिट कर देना है। और क्रेडिट में हमेशा बाय आता है, तो यहाँ पर बाय सैलरी अकाउंट 1,50,000। इसका भी यदि मुझे बस यहीं तक बैंक से रिलेटेड और एंट्रीज नहीं है तो मुझे यदि इसे मुझे यहाँ पर यदि इसे क्लोज करना है तो 1,50,000 करेंगे, यहाँ पर भी 1,50,000 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD और 1,50,000 लिख देंगे। ये उस स्थिति में लिखते हैं जब हमारे पास और ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री नहीं है बैंक से रिलेटेड। हो सकता है और भी हो तो हम उसे यहाँ पर फिर से लिखेंगे। जैसे हमने सैलरी की जगह चेक से आपने कहीं का रेंट भी पेड किया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट, उसका अमाउंट लिखेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करके टू बैलेंस BD लिखेंगे, ठीक है। जब हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो जनरल एंट्री के थ्रू करना हो गया, सिंपल एंट्री थी। इसी तरह से कंपाउंड एंट्री भी होती है। कंपाउंड एंट्री ये लिखी हुई है, जैसे चेक इशूड टू सोहन इन सेटलमेंट। मतलब क्या है, चेक इशू किया सोहन को सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि मुझे सोहन को पैसे देने थे, अब मैंने उससे सेटलमेंट किया तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया 400 का, मैंने पेमेंट किया 19,600 का और करना था 20,000 का। तो ये डिस्काउंट रिसीव की कंपाउंड एंट्री है। तो ये जनरल एंट्री तो आपको आती है, हमने कर ही चुके हैं। अब इससे रिलेटेड यदि मुझे लेज़र अकाउंट प्रिपेयर करना है तो मैं सोहन का अकाउंट बनाऊंगी सबसे पहले, सोहन का। अब लेकिन यहाँ पर टू में दो हैं, टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो मैं इन दोनों को ही क्या करूंगी, डेबिट में लिख दूंगी। टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 19,600 एंड 400। यदि यहाँ पर एंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं टोटल कर दूंगी, यहाँ पर 20,000 लिख दूंगी, फिर यहाँ पर बाय बैलेंस BD लिख दूंगी एंड 20,000 दोनों का इक्वल कर दूंगी, ठीक है ना। ये अभी इसमें लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है सोहन से रिलेटेड और भी ट्रांजैक्शन हो जिसकी जनरल एंट्री हो, तो हमें सबको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद होता है बैंक अकाउंट, होता है नहीं मतलब यहाँ पर बैंक अकाउंट का भी बनेगा और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का भी लेज़र बनेगा। तो जब हमने बैंक अकाउंट का बनाया तो सोहन कहाँ थे, डेबिट में थे, तो यहाँ पर सोहन क्रेडिट में आ जाएंगे 19,600, अमाउंट वही आएगा जो बैंक में था। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर भी सोहन कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे और अमाउंट वही आएगा जो डिस्काउंट रिसीव में था। तो इस तरह से जितने भी जनरल एंट्री हुई हैं, यदि 50 हुई हैं तो 50 आपको लेज़र अकाउंट बनाने होंगे। क्लियर, वही चीज़ इसमें बताई गई है। देखो जनरल में और लेज़र में अंतर क्या होता है। अ जनरल इज अ बुक वेयर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर बिजनेस आर रिकॉर्डेड। मतलब सभी ट्रांजेक्शंस की एंट्री दी होती है कहाँ पर, जनरल में। और लेज़र क्या है, लेज़र is a books where these already recorded transaction are permanently recorded in the credit and debit। मतलब ये क्या होता है, ये इसको पक्की चीज़ नहीं समझते जनरल को, लेकिन जब लेज़र में पोस्टिंग हो जाती है तो आप वो समझ लीजिए कि ये पक्की जनरल एंट्री हो गई है। इसके बाद क्या है, टेम्परेरी, देखो वही बता रहे हैं, टेम्परेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये परमानेंट बुक्स ऑफ अकाउंट है। ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द क्लासिफाई फॉर्म, मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं जो होते जाते हैं उन्हें लिखते जाते हैं। यहाँ पर जो सेल्स के हैं, जो परचेज के हैं, जो कमीशन के हैं, उन्हें क्लासिफाई फॉर्म में लिखा जाता है।
पर्पस इज टू बी फैसिलिटेट द प्रिपोर्शन ऑफ द लेज़र। जो जनरल बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप उसे लेज़र में पोस्टिंग कर सकें। अब यहाँ पर इसे क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें, ट्रायल बैलेंस बना सकें, उसके बाद आप जो बैलेंस शीट है उसे प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर बैलेंस शीट डायरेक्टली फ्रॉम द जनरल एंट्री। कभी भी जनरल एंट्री से डायरेक्टली बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होती, लेकिन जो लेज़र है उसकी इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आज हमने लेज़र का पूरा इंट्रोडक्शन समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे टीएस ग्रेवाल की न्यू बुक से, तो मेरे साथ जुड़े रहिए।